चलिए आज 12th का पार्ट 4 चलेगा। हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके थे, आज पार्ट 4 चलेगा 12th क्लास का। तो आज हम लोग पिछला बार क्षय रोग यानी कि टीबी रोग कैसे होता है उसके बारे में देखे थे। आज चलेगा टाइफाइड। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना क्वेश्चन कितना ऑब्जेक्टिव बनता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से यह बनता है कि टाइफाइड को किस नाम से पुकारा जाता है। तो टाइफाइड को मियादी बुखार से भी बुलाया जाता है। यानी कि अगर परीक्षा में आपको टाइफाइड नहीं दे, सिर्फ मियादी बुखार दे दे, तभी आपको यही आंसर लिखना है। यानी कि टाइफाइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मियादी बुखार। ये अगला क्वेश्चन पूछा है कि यह जीवाणु से फैलता है कि विषाणु से फैलता है। तो यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है। यह किससे फैलने वाला रोग है? तो जीवाणु से फैलने वाला रोग है। यह संक्रमण रोग है। क्या संक्रमण? यह संक्रमण रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आगे देखते हैं कि यह अगर जीवाणु के द्वारा फैलता है तो कौन जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा यह फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहला कि टाइफाइड को किस नाम से बुलाया जाता है? तो मियादी बुखार के नाम से बुलाया जाता है। यह किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह कौन जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। फिर आगे देखते हैं इसका फैलाव कैसे होता है, यानी कि इसका संचार कैसे होता है। तो इसका संचार मुख्य रूप से दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा होता है। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि टाइफाइड का संचार कैसे होता है। तो इसका मुख्य रूप से प्रदूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। अब देखते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो सबसे पहला इसका लक्षण है कि आप में अगर कोई आदमी टाइफाइड रोग से ग्रसित है तो वो रोगी तेज बुखार, उसमें तेज बुखार आ जाएगा। यानी कि आपका सबसे पहला लक्षण हो जाता है तेज बुखार आना। दूसरा लक्षण हो जाएगा रोगी को तेज सिर दर्द होता है। 2 लक्षण याद रखें। सबसे पहला था रोगी को तेज बुखार आना, दूसरा रोगी को तेज सिर दर्द होना, तीसरा रोगी को पेट में दर्द होना। पहला क्या था? तेज बुखार आना। दूसरा क्या था? रोगी को तेज सिर दर्द आना। तीसरा क्या था? रोगी को पेट दर्द होना। तीसरा मानसिक तनाव। ये किसका लक्षण है? तो टाइफाइड का लक्षण है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे पूछता है कि डॉक्टर तो ऐसा नहीं है कि मुंह देख के बता देगा कि आपको टाइफाइड है कि टीबी है। आपसे जरूर पूछता है कि बुखार चेक करेगा तो बुखार ही लगा हुआ है। अगर आपको जोर से सिर दर्द आता है, जोर से पेट दर्द होता है, मानसिक तनाव है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि आप किस रोग से ग्रसित हैं। तो आप टाइफाइड रोग से ग्रसित हैं। एक बार देख लेते हैं सिर में जोर से दर्द होना। दूसरा देखते हैं कि फीवर होना। फीवर तो हाई फीवर 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर होना। ये नहीं कि छोटा मोटा फीवर, वो भी तो 103 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। तो समझ जाइए कि इसका टाइफाइड का लक्षण है। अगला है मानसिक तनाव। अब खूब टेस्ट में आप खूब मानसिक तनाव में रहते हैं तो समझ जाइए कि टाइफाइड का लक्षण है। अगर शरीर पर धब्बा आना, अगला क्या है? शरीर पर इस प्रकार के धब्बा आना, यह किसका लक्षण है? तो इस टाइफाइड का लक्षण है आपका। अगला देखते हैं पेट दर्द होना। अगर आप जोर से पेट दर्द होता है समझिए कि टाइफाइड का लक्षण है। अब आगे देखते हैं इसका नियंत्रण। देखते हैं टाइफाइड का नियंत्रण। सबसे पहला कि जब यह दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलता है तो हम लोगों को सबसे पहला यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला नियंत्रण कुछ हो जाएगा। तो लोगों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, खाने या पीने की चीज
खाने या पीने की चीज को दूषित होने से बचाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई खाना है, सब्जी लाते हैं तो उसको अच्छे से धो देना चाहिए। पीने वाला पानी है तो उसको उबाल कर पीना चाहिए, उसको ढक कर रखना चाहिए। आगे देखते हैं, रोग को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाना चाहिए। किसका टीका लगाना चाहिए? तो TAB का टीका लगाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ क्षय रोग, TB रोग या ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन टीका लगाना चाहिए? तो BCG का टीका लगाना चाहिए। इसमें कौन लगाना चाहिए? टाइफाइड के लिए, तो टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगाना चाहिए। किसको लगाना चाहिए? तो शिशु यानी कि छोटा बच्चा है उसको लगाना चाहिए। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है उसको कौन सा दवाई देना चाहिए? तो अगर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको कौन सा दवाई देना चाहिए? तो एम्पिसिलिन दवाई देना चाहिए। कौन दवाई देना चाहिए? एम्पिसिलिन दवाई देना चाहिए। वह ज्यादा इस दवाई का सेवन, एम्पिसिलिन दवाई सेवन करने से वह टाइफाइड रोग से बच सकता है। आगे देखते हैं, टाइफाइड बुखार होने पर कौन परीक्षण? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइफाइड की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ टाइफाइड बुखार अगर है आपको तो किसके द्वारा परीक्षण करना चाहिए? तो विडाल परीक्षण करना चाहिए। तो आज आपका टाइफाइड भी खत्म हो गया है। अगला देखते हैं, चलिए अगला हम लोग देखते हैं हैजा। अगला क्या है? हैजा। हम लोग कितना देख चुके हैं? सबसे पहला हम लोग देख चुके थे क्षय रोग, दूसरा का क्या था? टाइफाइड। तीसरा क्या देखते हैं हम लोग? तीसरा है हैजा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह बीमारी किससे फैलता है? तो गंदे स्थानों से फैलता है। यह बीमारी किससे फैलता है? तो यह बीमारी गंदे स्थानों के कारण पनपता है। हैजा पूछा है कि बताओ यह बीमारी जो हैजा को पहले कोलेरा भी बोला जाता है। हैजा को क्या बोला जाता है? कोलेरा। ये नहीं कि हम हैजा पढ़ा दिए तो आप बोलिएगा कि चलो कोलेरा नहीं हुआ है। हैजा कोलेरा दोनों एक ही चीज है। पूछा है कि बताओ हैजा जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? तो हैजा किससे होगा? यह जीवाणु से फैलता है। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताओ हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से कि विषाणु से? तो हैजा किससे फैलेगा? जीवाणु से फैलता है। और जीवाणु से फैलता है तो कौन जीवाणु से फैलता है? तो यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। आगे देखते हैं, यह जीवाणु दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। अगर आप दूषित जल और दूषित भोजन का उपयोग करते हैं तो यह आपको ज्यादा फैलने का चांस है। कहने का मतलब कि अगर कहीं आपके घर के आसपास मल मूत्र है तो वही मल मूत्र में ही पाया जाता है कौन जीवाणु पाया जाता है? तो विब्रियो कोलाई मल मूत्र में पाया जाता है। मक्खी वहां बैठेगा आपके भोजन पर या जल पर बैठकर उसको क्या करता है? दूषित करता है, जिससे आप किसका शिकार हो सकते हैं? हैजा का शिकार हो सकते हैं। पूछा है कि बताओ हैजा से कौन अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से क्या प्रभावित होगा? इससे आंत प्रभावित होता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि हैजा जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है? तो यह किससे होगा? जीवाणु से होगा। यह संक्रमित रोग है। क्या संक्रमित रोग है? तो यह संक्रमित रोग है। यह एक व्यक्ति के साथ रहने से या उसका सामान उपयोग करने से भी फैलता है। तो याद ध्यान देना है कि यह एक संक्रमित रोग है। यह किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। कौन जीवाणु से फैलता है? तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। यह मुख्य रूप से यह जीवाणु मुख्य रूप से मल में होता है और उसके मक्खी के द्वारा आपको जल और भोजन को दूषित करता है, जिससे आप हैजा के शिकार हो सकते हैं। हैजा से कौन अंग प्रभावित होता है? तो हैजा से मुख्य रूप से आंत प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं इसका लक्षण, हैजा का लक्षण। तो हैजा का सबसे पहला लक्षण है बार बार उल्टी आना। हैजा का सबसे पहला लक्षण क्या है? बार बार उल्टी आना। दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? रोगी को अधिक प्यास लगता है।
रोगी को क्या लगता है, अधिक प्यास लगता है। तीसरा, पेट में दर्द आना, आंख अंदर धंस जाना, ये किसका लक्षण है, तो हैजा का लक्षण है। सबसे पहला लक्षण क्या था, बार बार उल्टी आना। दूसरा लक्षण, रोगी को अधिक प्यास लगना। अगला लक्षण, पेट में दर्द आना। और चौथा लक्षण, आंख का अंदर धंस जाना। यह किसका लक्षण है, तो यह हैजा का लक्षण है। याद रखिएगा कि सबसे पहला क्या था, लक्षण पूछता है। आपसे हो सकता है कि सिर्फ लक्षण पूछे या पूरा पूछे कि बताओ इसका कारण क्या है, लक्षण, नियंत्रण, सब चीज पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछता है तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला लक्षण क्या आ जाएगा, बार बार उल्टी आना। दूसरा, रोगी को अधिक प्यास लगना। तीसरा, पेट में दर्द आना। और चौथा, आंख का अंदर धंस जाना। इसका नियंत्रण देखते हैं। इस रोग से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो इस रोग के नियंत्रण क्या हो जाएगा, सबसे पहला, पीने का पानी है, जो हम लोग पानी सेवन करते हैं, पीते हैं, उसको क्या करना चाहिए, उबालकर उपयोग करना चाहिए। उबालने से जो जीवाणु है वह क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि अगर हम लोग पानी उबालकर पिए तो हम लोग हैजा से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, यानी कि वह बीमारी को नियंत्रण में ला सकते हैं। दूसरा, हमारे आसपास मक्खी को पनपने से रोकना चाहिए। मक्खी को पनपने से कैसे रोक सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास कहीं गटर है या टायर है, या जैसे गर्मी में आप लोग कूलर यूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वन में क्या होता है, पानी जम जाता है, और पानी जमने से कौन पनपता है, तो मक्खी पनपते हैं। तो इसीलिए इसमें कुछ केरोसिन तेल डाल देना चाहिए जिससे मक्खी नहीं पनपे। दूसरा क्या था, आसपास में मक्खी को नहीं पनपने देना चाहिए। तीसरा, खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। खाना बनाते हैं तो उसको ढक दीजिए। आगे देखते हैं, ORS का घोल या नमक, चीनी, पानी के घोल देना चाहिए। अगर कोई किसी को हैजा है तो उससे आप क्या दे सकते हैं, ORS के घोल दे सकते हैं, या नमक, चीनी, पानी के घोल मिलाकर भी उसे दे सकते हैं। यह था आपका नियंत्रण। आप खाना खाने जाते हैं तो अगला एक लिख सकते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। अगला बीमारी देखते हैं, अगला बीमारी है डायरिया। देखिए, डायरिया ही एक ऐसा बीमारी है जो किससे फैल सकता है, प्रोटोजोआ से फैल सकता है, जीवाणु से फैल सकता है, विषाणु से फैल सकता है। यह तीनों से फैलता है, प्रोटोजोआ से भी फैलता है, जीवाणु से भी फैलता है और विषाणु से भी फैलता है। तो कौन कौन प्रोटोजोआ से फैलता है, कौन जीवाणु से फैलता है और कौन विषाणु से फैलता है, पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिजेला। सिजेला यह क्या चीज है, जीवाणु है कि विषाणु है, तो यह जीवाणु है। आगे दूसरा बोलते हैं, देखिए यह भी 3 प्रकार के होता है, तीनों से फैल सकता है। पहला को बोलते हैं सिजेला, दूसरा को बोलते हैं साल्मोनेला, दूसरा को क्या बोलते हैं, साल्मोनेला, और तीसरा को क्या बोल सकते हैं, एसिडिसिया। इसको आप बढ़िया से देख के लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिसिया बोला जाता है, एसिडिसिया कोलाई भी बोला जाता है। ये 3 को क्या हो गया, तो जीवाणु। आगे देखते हैं विषाणु। विषाणु कौन कौन, तो रेटो वायरस, रेट्रो नहीं, रेटे वायरस, सिर्फ रेटे लिखेंगे, रेट्रो कुछ और हो जाएगा, रेटे वायरस। दूसरा कौन हो जाएगा, तो नारवार। तीसरा क्या हो जाएगा, एडिनो वायरस नामक विषाणु से फैलता है। और आगे देखते हैं, आगे एक सिर्फ है प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ से फैलता है जिसको क्या बोलते हैं, जियोडिया प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव कई ढेर सारा बन सकता है। इस पूछा है कि बताओ डायरिया से कौन अंग प्रभावित होता है, तो डायरिया से आपका कौन प्रभावित हो जाएगा, आंत प्रभावित हो जाता है। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण हो जाएगा दस्त तथा बार बार उल्टी आना, जो हैजा का था लगभग इसमें सेम दोनों का मिलता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, दस्त तथा बार बार उल्टी आना। दूसरा, रोगी को अधिक प्यास आना। तीसरा, आंख अंदर धंस जाना। और इसमें खाली एक एक्स्ट्रा कि रोगी को बुखार आना। हैजा वाला ही सब चीज है,
पहले आप देखें बार बार उल्टी और दस्त आना, दूसरा है रोगी को अधिक प्यास लगना, तीसरा है आंख अंदर की ओर धंसना, और चौथा क्या है, रोगी को अधिक बुखार लगना। चलिए इसका नियंत्रण देखते हैं। तो सबसे पहला इसका नियंत्रण देखते हैं, रोगी को विश्राम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डायरिया से हमको सुरक्षित रहे, डायरिया से हम कम कर दें या डायरिया को नियंत्रण करना है, तो सबसे पहला चीज, अगर यह रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति है तो उस रोगी को विश्राम अधिक करना चाहिए। दूसरा चीज, ORS का सेवन करना चाहिए, ORS घोल का सेवन करना चाहिए। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा एंटीनोमाइकोवियल, एंटीनो लिख देते हैं, एंटीमा इको एंटी माइक्रोवियम, एंटी लिख देते हैं, एंटी माइक्रोवियल दवा का सेवन करना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कच्चे केले को उबालकर, सबसे लास्ट का है, कच्चे केले को उबालकर उसे नमक में मिलाकर सेवन करना चाहिए, जिससे आप डायरिया से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि उसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज भर यहीं तक रहने देते हैं, अगला दिन और देखेंगे।